नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक अध्याय 1 पढ़ेंगे। हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो आज जो हमारा अध्याय 1 है, इसमें हम जानेंगे कि जो हजार वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुए उसमें क्या क्या पड़ताल हुई। और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, ये नई और पुरानी शब्दावली, इतिहासकार और उनके स्रोत, कागज का मूल्य, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, क्षेत्र और साम्राज्य, भाषा तथा क्षेत्र, पुराने और नए धर्म। और उसके बाद हम इतिहास के कालखंडों पर भी विचार करेंगे। तो ये हुए जिस पर हम हजार वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुए उसमें क्या पड़ताल हुई, इसके बारे में जानेंगे। तो इससे पहले आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें। यदि आप इस चैनल को लर्निंग यूट्यूब चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी आते रहे और अध्याय को भी आप जानें। तो हम चलते हैं पाठ की ओर। सबसे पहले जो ये मानचित्र दिया हुआ है, ये जो मुख्य रूप से जो है ये 12वीं सदी के भूगोल में था ये, और ये भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है इसमें। और ये जो है अरबी भाषा में लिखा हुआ है। 12वीं सदी के जो भूगोलवेता अल इदरीसी का जो बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का ये एक हिस्सा है, और जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं सभी। और ये जो है ये अरबी भाषा में लिखा हुआ है, ये अरबी भाषा में। अब मानचित्र 1 है, ये मानचित्र 2 भी है यहाँ पे, इसमें भी जो है ये अरबी भाषा में लिखा हुआ है। और ये जो है 18वीं सदी के आरंभ में गिवलॉम द लिस्ले के जो एटलस नूवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप को दिखाया गया है यहाँ पे। मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिखाया गया है वह उसके द्वारा बनाया गया जो दुनिया के जो सबसे बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 में जो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था, और दोनों नक्शे के एक ही इलाके हैं, मगर जो उसमें जो काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां पर हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका द्वीप ऊपर की ओर है। जगहों के नाम पर जो ये अरबी में जो ये दिखाए गए हैं ये, और उनमें जो कुछ जाने पहचाने नाम है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 जो पहले के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस काल अवधि के जो उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी, और यह जो नक्शा है हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। और उसमें जो विशेषकर जो है तटीय इलाकों के बारे में जो है बारीकी से दिखाया गया है, ब्यौरा किया गया है इसमें। और यूरोप नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए जो है नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे उस समय। लेकिन अब जो भीतरी इलाकों पर अगर हम नज़र डालें तो क्या इनमें से भी उतने ही ब्यौरे जो हैं हमें, जितने जो समुद्र तट वाले हिस्से में है, और गंगा के मार्ग को देखेंगे कि इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में जो तटीय और भारतीय इलाकों के बीच के ब्यौरों को जो है बारीकी से का जो इसका अंतर किया गया है, और आपके ख्याल से भी उसका यही कारण होगा जो यहाँ बताया जा रहा है। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि जो दूसरे युग का जो मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इसलिए इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए
उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तो आइए हम सबसे पहले इस महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करें, नई और पुरानी शब्दावली। नई और पुरानी शब्दावली की बात करते हैं कि अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। ये भाषाएं भी उस समय के साथ साथ बहुत बहुत बदली हैं। जैसे उदाहरण के लिए मध्य युग की जो आधुनिक फ्रांसी जो भाषा है भिन्न है, और यह जो भिन्न जो है सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं, उस समय के साथ शब्दों के अर्थ भी काफी बदल जाते हैं शब्द भी और उसके अर्थ भी। जैसे अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें उदाहरण दें तो उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द को लेते हैं। आज हम इसे आधुनिक जो राष्ट्रीय राज्य जो है भारत के अर्थ में लेते हैं, और जो 13वीं सदी के जो जब फ्रांसीसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, और ये मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ आप इसे नोट भी कर सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने जो हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग किया था, उसका जो आशय था जो पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी भी नहीं हुआ। इसके विपरीत जो 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के जो निवासियों की जो संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया, और यह जो है प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंद के ही कुछ जो समान था, मगर जो जहाँ पे हम भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक जो सत्व के रूप में पहचानते हैं, वहाँ जो है हिंदुस्तान जो शब्द जो है वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज इसको जोड़ते हैं। तो ये यहाँ पे हम हिंदुस्तान शब्द का उदाहरण लिए हैं। किसी भी शब्द का अगर हम प्रयोग करने में जो इतिहासकारों को बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि जो अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी, जो जैसा शब्द जो है ये जो सीधा साधा शब्द है मान लीजिए, और हमारे लिए जो ये आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में जो ये मानो कि जो किसी गांव में आने वाले कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समय जो समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। और ऐसे व्यक्ति को जो हिंदी में जो परदेशी या जो फारसी में अजनबी कहा जाता है। हम यहाँ पे विदेशी शब्द का उदाहरण ले रहे हैं। इतिहासकार जो है, जैसे हम बात करें कि जो नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले जो किसान होते हैं, अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। फिर बात करते हैं इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार जो है किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी जो खोज की जो प्रकृति क्या क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए आप उदाहरण जरूर ध्यान दें के लिए, पिछले साल आपने जो गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी के लगभग 1000 वर्षों के बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि 1000 वर्षों के जो दौरान जो भी परिवर्तन हुए, हम उसकी पड़ताल की बात कर रहे हैं। इस काल के अध्ययन में जो इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले कुछ युग में
वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, भवन निर्माण, कला, लिखित सामग्री निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें जो हैं पहले की जो काफ़ी भिन्न है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की जो संख्या है और विविधता जो है आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। और इसके लिए क्या है, जो इतिहासकार जो है मुख्य रूप से सूचनाओं के जो है दूसरे प्रकार के स्रोतों का भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ये धीरे धीरे इसका प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं जो है कागज के मूल्य। कागज जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को जो एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी और उसके पास उतना कागज नहीं था। इसलिए जो उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसको जो उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी और उसके जो कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल किया गया। एक सदी बाद अगर आप जो बाजार में जो कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती हो और दुकानदार वह वस्तु को जो है कागज में लपेट कर दे देता है। तो कागज जो है कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, ये जो है 13वीं सदी में या 14वीं शताब्दी में जो है ये है। फिर इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे अभिलेख की भी बात की गई है, जो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे दस्तावेजों और पांडुलिपियों को जो संग्रहित किया जाता है और सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के जो ब्यूरो का रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये यहाँ पे अभिलेखागार की बात हुई। फिर हम जो कागज की बात कर रहे थे, जो धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के जो दस्तावेज हैं, हिसाब, करों के खाते आदि जो लिखने में इसका उपयोग किया जाता है। और धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित करते थे। इन पांडुलिपियों को जो पुस्तकालयों तथा जो ये अभिलेखागार में रखा जाता था और इन पांडुलिपियों और जो दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलती हैं। और जो उन दिनों जो बात है, अगर हम बात करें छापे खाने, उन दिनों जो छापे खाने जितने भी थे, इसके लिए जो क्या होता था कि जो लिपियाँ और नकलवासी हाथ से जो है पांडुलिपियों की जो प्रतिकृति बनाते थे। और अगर आपने कभी भी किसी मित्र के जो गृह कार्य की जो अगर नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की जो लिखावट जो है समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूरन होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता है कि ये शब्द ऐसे लिखा होगा। हम एक तरह से हिंट भी ले लेते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे लिखा होगा शब्द का। तो क्या लिखा गया, फलस्वरूप आपके लिखने में जो मित्र के लिखे हुए जो कुछ छोटे बड़े शब्द होते हैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं अंतर होता है। अब ये जो है ये चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे जो चित्र दिखाया जा रहा है यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक की किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का जो आकार है 10.5 सेंटीमीटर, 7.1 सेंटीमीटर। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का जो प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता जो प्रदान करने के लिए किया जाता था और ये जो इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को जो पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगते थे। यहाँ पे जो कहीं ना कहीं परिवर्तनों की पड़ताल। अब ये जो यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ ये तो थोड़ा मुश्किल है समझना कि क्या लिखा होगा। ये जो है मुख्य रूप से लिखावट जो है लिखावट की जो भिन्न आकार की जो शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में जो हमें काफ़ी कठिनाई हो सकती है। और जो नस्तलिक जो है लिपि बाईं ओर में जो वर्ण जोड़कर धारा प्रभाव रूप में लिखे जाते हैं।
फारसी अरबी की जो जानकारी जो है इसके लिए लिपि को पढ़ना आसान होता है। और शिकस्त लिपि जो दाईं और जो लिखी गई है ये संघन और संक्षिप्त और कठिन है। ये महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं कि जैसे पांडुलिपि को प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ न कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे छोटे फेर जो है बदल कर इसमें बदलाव भी आते हैं कहीं ना कहीं। और जो कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य इसमें भी कहीं अंतर आते हैं। सदी दर सदी जो प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अलग हो गई है। तो इस चित्र में भी इसमें भी दिखाया गया है कि जो प्रतिलिपियां हैं, लिपिकों और द्वारा बनाई गई जो प्रतिलिपियां जो पूरी तरह से निर्भर रहता है। और इसलिए इस बात का भी अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था और इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का भी अध्ययन करना पड़ता है। कई बार जो लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। और 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक जो इतिहासकारों को पहली बार जो वृत्तांत की जानकारी न हुई थी और पुस्तकालयों को विशाल संग्रहों में भी कहीं दबा पड़ा था ये चीज़। फिर इसके बाद यहाँ पे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह की बात करते हैं। सन 700 और 1750 के बीच जो 1000 वर्षों का अध्ययन जो है इतिहासकारों के आगे भरी एक चुनौती थी। मुख्य रूप से जो इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नए नए प्रौद्योगिक जो उसका भी दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, युद्ध में अग्नि जो यंत्र होते हैं, अग्नि संयंत्र, बारूद वाले जो हथियार की बात की गई यहाँ पे। और इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान, आलू, मक्का, मिर्ची, चाय, कॉफ़ी, इसका भी ध्यान दिया गया। तमाम परिवर्तन नए प्रौद्योगिकों फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर आए थे। ये चीज़ आप ज़रूर यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। परिणाम स्वरूप जो यह काल जो आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा है। इस चीज़ के बारे में जो ये नए सामाजिक और परिवर्तन जो राजनीतिक समूह की बात कर रहे हैं, इसे हम विस्तार से अगर जानेंगे तो अध्याय 5, 6 और 7 में इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इस युग में जो लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आना बहुत ही बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड जो है बहुत ज़्यादा दूर तक यात्रा भी करने लगे थे। क्योंकि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं 1000 वर्षों के जो दौरान परिवर्तन हुए। परिवर्तन भी तभी होता है कहीं ना कहीं जो है जो मनुष्य होता है अपने कार्य में लगे रहते हैं और कार्य करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान वो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भी परिवर्तन आता है, रहन सहन में, खान पान में, राजनीतिक में, समूह में। तो ये जो यहाँ पे परिवर्तन की बात की गई है। इस युग में जो लोगों की जो गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान जो जाना होता है, अक्सर की तलाश में जो झुंड में सभी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। और इस काल में जो समुदाय की भी बात कही गई है, समुदाय जो कि मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। और एक समुदाय था जो बात करते हैं राजपूत, जिसका नाम है राजपुत्र, अर्थात राजा का पुत्र। 18वीं और से 14वीं सदी के बीच यह नाम जो है आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत जो शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और
जो चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी जो भक्ति का गुणगान भी करते थे। इस युग में जो है राजनीतिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो मराठा, सिख, जाट, अहीम, कायस्थ मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों को इसके कार्य की भी बात की गई है, समूह की भी बात की गई है। तो उसके बाद इस पूरे काल के दौरान जो है क्रमशः अगर हम ध्यान दें तो जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका भी बढ़ता जा रहा था। अब यहाँ पे परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो परिवर्तन में यहाँ पे कृषि की भी बात आ रही है कि उस समय जो परिवर्तन हुए, उस समय 1000 वर्षों के दौरान जितने भी परिवर्तन हुए उसकी पड़ताल की बात की जा रही है कि कैसे व्यक्ति रहता था, वो कार्य कैसे करता था, कृषि कैसी होती थी, औजार कैसे बनते थे और कुछ क्षेत्रों में जो परिवर्तन आए अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से परिवर्तन हुए। पर्यावरण में परिवर्तन भी हुए और कई वनवासियों को मजबूरन होकर अपना जो स्थान भी छोड़ना पड़ा और कुछ जो वनवासी जमीन की जुताई करने के लिए कृषक भी बन गए। जो यहाँ पे कृषक की बात की जा रही है, समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारियों, मठों, मंदिरों आदि को जो प्रभावित होने लगे थे इन चीज़ों में, वे बड़े और जटिल जो समाजों के अंग बन गए। यहाँ पे समाज की बात की जा रही है, उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की जो बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास तो ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी और कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ जो लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम भी करते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे तो लोग भी क्या जातियों और उपजातियों में भी बांटे जाने लगे और जो उनकी जो पृष्ठभूमि है व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा और नीचा दर्जा भी दिया जाने लगा। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें तो एक समाज की बात की जा रही है कि समाज में जो लोग रहते थे वो जाति, वो धर्म, वो रहन सहन की बात की जा रही है कि कैसे उन्हें वहाँ पे जो लोग थे उनको जातियों को उपजातियों में बांटा जाने लगा। तो ये क्रमशः यहाँ पे कुल मिला के जो है एक समाज के लोगों की बात की जा रही है कि हजारों वर्ष पहले जो समाज था, वहाँ के रहन सहन थे, जो वहाँ के खान पान थे, वहाँ की जो लिपियाँ थी, वहाँ जो कार्य होते थे, तो उनमें क्या परिवर्तन हुए, क्या पड़ताल हुए, आज भी उसको कहीं न कहीं हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, जानते हैं। आज की हम बात करें तो आज क्या परिवर्तन हुए, आज हम किस चीज़ का पड़ताल कर रहे हैं, तो ये हम अध्याय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद जो यहाँ में मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो व्यवसाय की भी बात की जाए क्योंकि व्यवसाय जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और विशेषकर जो विशेष सदस्यों में के होते में जो कितनी सत्ता, प्रभाव, संसाधनों का नियंत्रण, इसके आधार पर उसके दर्जे भी बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। तो यहाँ पे जो जाति धर्म की संस्था की संसाधनों की भी बात कही गई है। अपने सदस्यों के व्यवहार का जो नियंत्रण करने के लिए जातियां समूह अपने अपने नियम बनाते थे। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज आया, नियम बनाने की बात है। तो नियमों का पालन जो है जाति के बड़े बुजुर्गों जो बुजुर्ग होते थे उनके सभा भी वहाँ पे करवाई जाती थी जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। अब देखिए यहाँ पे कैसे धीरे धीरे यहाँ पे धीरे धीरे सभी शब्दों को भी लाया जा रहा है कि कैसे एक जाति बनती थी तो जाति जो पंचायत के रूप में वहाँ पे सभी कार्यों को किया जाता था, सभी की सुनवाई भी की जाती थी। तो जातियों को अपने निवास के गांव में रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांव में जो मुखियाओं का शासन होता था। फिर इसके बाद जो है ये जो है किसी राज्य की एक छोटी इकाई भी होती थी। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो सभी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। अब हम बात करते हैं क्षेत्र और साम्राज्य। अक्सर ये होता है कि छोटे रूप में जैसे कोई एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पूछा जाता है कि जो पुराने समय में जो जितना किस तरह से बताया जाता था 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन में, उसके बारे में एक छोटा सा आप अपने विचार लिखें। तो जब तक हम एनसीईआरटी के पुस्तकों को गहराई से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्नों का निर्माण होता है।
और एनसीईआरटी की किताब को पढ़ने से ही हमें कई सारी चीज़ों के बारे में भी पता चलता है। क्षेत्र और साम्राज्य की बात करते हैं तो क्षेत्र और साम्राज्य के अंतर्गत चोल जो अध्याय 2 में, तुगलक अध्याय 3 में और मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के जो है अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287, तो ये ध्यान रखिएगा, सन भी जरूर याद रखना है, कि प्रशंसा में एक संस्कृति प्रशास्त्र के उदाहरणों के लिए अध्याय 2 में देखेंगे इसके बारे में हम। और एक विशाल साम्राज्य का जो शासक बताया गया जो पूर्व में बंगाल गोड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी जिसे गज्जन तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी कहा जाता था। गोड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे जो यहाँ पे पलायन करते थे। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, सिविस्तान, उच्च, मुल्तान, कलानौर, लाहौर, सामान, सरसूती, कुहराम, हासी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तेलंग, द्वार समुद्र, मालाबार। तो ये जितने भी मैं आपको नाम बताई हूँ तो ये यहाँ पे जो है ये मैप में भी आप सभी देख सकते हैं। मिस्र के शहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले ये सभी क्या ये प्रांत। फिर इसके बाद हम बात करते हैं भाषा और क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी लाहौर, कश्मीरी द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, अकबारी तमिलनाडु में, गोड़ा बंगाल में, अवधी पूर्व उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि जो इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। तो ये आप जरूर बना के हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। ये यहाँ पे हमने बात की है अमीर खुसरो के अंतर्गत भाषा और क्षेत्र के बारे में। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो ये भौगोलिक आयाम जो हम जाने हैं, और ये कभी कभी जो चोल, खलजी, तुगलक और जो मुगल जो जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ी कर लेते थे, और ये सभी साम्राज्य समान रूप में स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए जो अध्याय 3 और 4 में इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ये चीज अब 18वीं सदी में मुगल वंश पतन भी जो ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, इसके बारे में अध्याय 10 में जानेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्र की प्रकृति भी बदल गई थी, और छोटे छोटे राज्यों का जो ये छोटे बड़े जो राज्य हैं इनका भी शासन चलता रहा था, और राज्यों की बहुत सी बातें उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले और इन क्षेत्रों की विरासत भी मिली थी। तो यहाँ पे जो 700 से लेकर 1750 के बीच में जो हजार वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की जो प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपता था। हालांकि उसके चरित्र की भी अपनी विशिष्टताएं बनी रहती थी, मगर समन्वय का जो सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था।
अब हम बात करते हैं पुराने और नए धर्म की बात करते हैं। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, दरअसल हम पाठ में इसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि जो हजारों वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुए, तो इतिहास के जिन हजार वर्षों की जो पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान जो है धार्मिक परंपराओं में भी कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व के लोगों की जो आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप जो सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का जो सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी जो अवस्थाओं में भी परिवर्तन आता था। आज हम जैसे हिंदू धर्म कहते हैं, तो उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए, और इन परिवर्तनों में से कुछ थे जो जैसे देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिर का जो निर्माण, और पुरोहितों के द्वारा ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व भी। तो ये जो बढ़ती सत्ता की यहाँ पे बात हुई। फिर इसके बाद जो संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में जो ब्राह्मण का बड़ा आदर होता था, इनके संरक्षण थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, और इन संरक्षणों का समर्थन होने के कारण ही समाज में इनका जो दबदबा भी बढ़ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो महत्वपूर्ण परिवर्तन जो भक्ति की अवधारणा के रूप में आया, और इसमें जो ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रमेल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी, जिसे जो है पुजारियों के विशद कर्म कांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच गए। फिर इसके बाद यहाँ पे हम उपमहाद्वीप के बारे में जो नए नए धर्मों का आगमन हुआ। मुसलमान जो कुरान शरीफ की अपना धर्म मानते थे, और आस्था रखने वाले व्यक्ति को गले लगाते थे। फिर इसके बाद सामाजिक पृष्ठभूमि जो उसके बारे में भी बात कही गई। अब हम बात करते हैं जो कुछ शासक इस्लाम और विद्वान धर्मशास्त्रियों और नए शास्त्रियों, न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म ही की भांति इस्लाम के अनुयायी जो थे, वो अपने धर्म का अलग अलग तरह से व्याख्या भी करते थे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं समय और इतिहास के कालखंडों की बात करते हैं। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते हैं, यानी कि केवल घंटों, दिन, वर्षों को बीतने के रूप में नहीं देखते थे, और उनका जो नजरिया है समय, सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को झलकता है। यह दिखलाता है कि जो विचारों और विश्वासों में कितना स्थापित रहा है, कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाला कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए, तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में जो अंग्रेज इतिहासकारों ने जो भारत के इतिहास को 3 युग में बांटा, जैसे हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। विचार पर आधारित था। शासकों का धर्म एकमात्र जो है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, और अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप को ऊपर विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल में जो है विभाजन को आज भी बहुत इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर जो है इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे, उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, और प्रारंभिक दौर में कृषिकर्मी, शहरों और गांव के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल जो आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे मध्यकालीन इतिहास भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये इतिहास की बात हुई। भारत के जो इतिहासकार के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं सदी जो है 16वीं और 18वीं शताब्दियों के 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी।
इसलिए जो है ये सारे जो काल को ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। मध्यकाल की तुलना में आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिक के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि जो मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन हजार वर्षों के दौरान जो है इस उपमहाद्वीप के समाजों में भी प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की जो अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने जो यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय जो है हमें समय जो है आप जो है परिवर्तनों के जो चिन्हों तथा सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले। जब आप भी संभव हो सके तो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष हुए जो भी परिवर्तन हुए वो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई क्या बदलाव हुए ये भी देख सकते हैं और जो आसपास की दुनिया में नज़र डालकर भी यह देख सकते हैं कि क्या कुछ बदला है, वैसा है या नहीं है, तो आप ये भी जान सकते हैं। तो अब ये यहाँ पे पाठ का जो अंतिम हुआ। अब हम यहाँ पे कुछ प्रश्नों की बात करते हैं क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अतीत में विदेशी किसे माना जाता है? तो अतीत में जो विदेशी किसे माना जाता है इसका उत्तर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में दें। निम्नलिखित उल्लिखित जो भी बातें हैं ये सही है कि गलत, ये चलिए मैं आपको बताती हूँ। सन 700 के बाद काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं, तो ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है। इस काल के दौरान पाठ है, इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक जो महत्व की स्थापना की, ये भी बिल्कुल सही है। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपने जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे, ये भी सही है। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था, तो ये यहाँ पे गलत है। ये यहाँ पे सही गलत की बात हुई। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थान की। अभिलेखागारों में रखे जाते हैं, तो अभिलेखागारों में जो रखे जाते हैं वो है दस्तावेज। आप नोट कर सकते हैं दस्तावेज, और हम कह सकते हैं अभिलेख, यहाँ पे हम अभिलेख भी कह सकते हैं और दस्तावेज, ठीक है। फिर दूसरा है ख पाठ है, 14वीं सदी का एक इतिहासकार था, तो 14वीं सदी का जो इतिहासकार था वो है जियाउद्दीन बर्नी। क्या है? जियाउद्दीन बर्नी है, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं, मैं जो कह रही हूँ आप लिख भी सकते हैं। फिर तीसरा ग है, और इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें, तो फसलों की हम बात करते हैं, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। तो ये यहाँ पे जो उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं, तो ये यहाँ पे रिक्त स्थान भी आपको मैं बता दी। अब इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिक परिवर्तनों की तालिका दें, तो ये आप भी थोड़ा बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर। अब कुछ जो है महत्वपूर्ण शब्द जैसे पांडुलिपि, जाति, क्षेत्र, काल विभाजन, तो ये यहाँ पे शब्द की बात हुई। तो आज हम जो है अध्याय 1 में जाने हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, और इस पड़ताल के अंतर्गत हम जाने नई और पुरानी शब्दावली, इतिहासकार और उनके स्रोत, कागज का मूल्य, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, क्षेत्र और साम्राज्य, भाषा तथा क्षेत्र, पुराने और नए धर्म, और उसके बाद समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। तो ये यहाँ पे मैं आपको बताई, आप ये नोट भी कर सकते हैं। और आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें। और जो एनसीईआरटी की जो क्लास 7th हिस्ट्री अध्याय 1 जो मैं बताई,
तो आप जो इसका जो है डिस्क्रिप्शन पे भी आप इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और लर्निंग यूट्यूब के जो प्ले लिस्ट हैं उसमें भी आपको क्लास 6 के अध्याय 1 से लेकर जितने भी पाठ हैं उसकी वीडियो आपको उपलब्ध वहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे, और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी प्राप्त हो जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर देखें, लर्निंग यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।